अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने पौने 4 बरस के दौरे इक़्तिदार में बढ़ती महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे पर दावा किया कि उनका काम आलू, टमाटर और चीनी की कीमत कम करना नहीं है, बल्कि वो इक़्तिदार में आई ही कौम बनाने के लिए, खुददार कौम बनाना ही उनका मकसद था। इन पौने 4 बरस में चीनी 55%, आटा 52% और टमाटर 118% महंगे हुए। मुल्क का कर्जा 95 अरब डॉलर से 131 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में कौम बना सके? क्या उन्होंने पाकिस्तानियों को एक खुददार कौम बना दिया? चेयरमैन पीटीआई कौम को खुददार तो ना बना सके, मगर अब उनकी अपनी खुददारी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि कन्फर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान ने तोशा खाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क फ़रोख्त किए हैं। वज़ीर आज़म ने बेचे गए तहाइफ की तफसीलात बताते हुए कहा कि इमरान खान ने ये तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में फ़रोख्त किए हैं। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और दीगर नवादरात भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने तोशा खाना से तहाइफ गायब होने के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। अब ये इल्ज़ाम है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेरे तोहफे मेरी मर्जी का दावा किया जा रहा है। पीटीआई के तर्जुमान मेरी घड़ी मेरी मर्जी का राग अलाप रहे हैं, मगर हम आपको बताते हैं कि इससे मसला क्या है, कौम को क्या मसला है। पाकिस्तान में सरबराहान ममलिकत की गैर मुल्की दौरों के दौरान मिलने वाले बेशकीमत तहाइफ का तज़किरा गुज़श्ता 14 बरस से तवातुर से हो रहा है। तुर्क सदर की अहलिया ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अपना हार तोहफे में दिया, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने खरीद कर अपने पास रख लिया था। इस हार के बायस मुल्क की आला अदालतों, मीडिया और अवामी हलकों में खूब हंगामा बरपा हुआ। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले तहाइफ की तफसील मंजर-ए-आम पर लाने को मुल्क की मफाद के खिलाफ करार दिया, तो इसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान ने भरपूर एहतजाज किया। इस वक्त मुल्क के 3 साबिक़ हुक्मरान तोशा खाना से गैर कानूनी तौर पर तहाइफ हासिल करने पर मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं, जिनमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक़ वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आई तो उन्होंने तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। मामला अदालतों तक पहुंचा, मगर इसके बावजूद पीटीआई ने तफसीलात अदालत में पेश नहीं की। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि इन तहाइफ की तफसील जारी करने से मीडिया हाइप क्रिएट होगी, ये गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात डैमेज होने का खदशा है। कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी एहलकार को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ तोशा कराना मैंडेटरी होता है, लाजमी होता है। सरकारी दौरों पर जाने वाली किसी भी शख्सियत को बैरून मुल्क से तोहफा मिलने पर इस चीज़ को अगर वो खुद रखना चाहे तो पहले उसकी कुल मालियत की 15% रकम और अब 50% रकम खजाने में जमा कराना लाजिम होता है। नीलामी की सूरत में ये अशिया सिर्फ सिक्योरिटी और सरकारी इदारों के अफसरान खरीद सकेंगे, जबकि कोई भी सियासी, समाजी शख्सियत या आम शहरी ये अशिया खरीदने का हक नहीं रखते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में का एक नया रास्ता इख्तियार किया गया। बरादर इस्लामी मुल्क के सरबराह की जानिब से घड़ी तोहफे में मिली, उसकी कुछ कीमत जमा कराकर वो घड़ी इमरान खान ने खुद रख ली। बाद अज़ा ये घड़ी बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त के लिए भेज दी गई। घड़ी बेचने वाली शख्सियत की किस्मत ख़राब कि वो ये तोहफा लेकर उसी फ़र्द के पास पहुँच गए जिसने सरबराह ममलिकत के लिए इस घड़ी को तैयार कराया था। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। पीटीआई दौरे हुकूमत में तोहफे में मिलने वाले हार, नेकलेस, सोने की तस्बीह, घड़ियाँ, अंगूठियाँ, झुमके, कीमती साड़ी और खंजर वगैरह कम कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत में बैनुल अक़वामी मार्केट में बेच दिए गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में जब मीडिया ने सरबराह ममलिकत से सवाल पूछा तो हुकूमत ने जवाबी इल्ज़ामात का सहारा लिया। इसी तरह यही मामला चेयरमैन नैब के सामने भी उठाया गया, मगर वो भी महज यकीन दहानी तक ही पहुँच सके। इमरान खान ने जो तोहफे लिए हैं, उनका केस होगा? क्या वो आप मुझे बताएं, कोई कंप्लेंट आई हुई है? क्या वो उसकी तफ्तीश नहीं हुई? क्या वो चलने दी आगे? बिल्कुल आप ये दिल से निकाल दें कि नैब की एफिलिएशन किसी के साथ है। नैब की एफिलिएशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में तहकीकात तो ना हो सकी, मगर तहाइफ बेचने की खबरें दोस्त ममालिक तक पहुँच गईं, जिससे पाकिस्तान को सफारती सतह पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा। ये सब एक ऐसे वज़ीर आज़म के दौर में हुआ जिसने बेगर्स नॉट चूजर्स का तासुर दिया, जिसने यकीन दिलाया था कि फाके से मर जाएंगे मगर कौम को खुददार कौम बनाकर दम लेंगे।
कर्जे लेके भी कभी कोई कौम बार बार कर्जे ले रही है, कभी भीख मांग रही है, ऐसे भी कभी कोई कौम बनी है। डॉलर हाथ फैला के उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है। भिखारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। किसी और मुल्क से कर्जे लेंगे, उनसे भीख मांगेंगे, उनसे पैसे लेंगे, आप इज्जत खो बैठेंगे। इमरान खान के इन दावों के बावजूद आज भी चंद सवालात सोचने पर मजबूर कर रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी एक बार फिर भिखारी कौम है? क्या भिखारी होने के बायस कौम को इंतखाब का मौका नहीं मिलता? कप्तान का खुददारी का दर्ज 4 बरस में असर क्यों नहीं कर सका, पुरअसर क्यों नहीं रहा? कौम भिखारी के तासुर से पीछा कैसे छुड़ाए जब सरबराह मुमलिकत पर तहाइफ हड़प करने के इल्जाम आयद हों? जो पीटीआई दौर में सस्ते दावों तहाइफ खरीद कर मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचने की खबरें सामने आएंगी तो जहन अजीब मखमसे में, अजीब उलझन में मुब्तला रहेगा। मैं मान लेता कि ये सब इल्जामात हैं। अगर फवाद चौधरी की ज़बान से मेरा तोहफा मेरी मर्जी की बातें ना सुनता, मैं सब बातों से इनकार कर देता, अगर वज़राए आज़म को अदालतों का चक्कर लगाते ना देखता, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म तोहफे में मिलने वाली घड़ी आलमी मार्केट में बेचने के लिए भेज देता है। मेरी कौम का हर फर्द शर्मिंदा हो जाता है जब तोहफे में मिलने वाला हार चंद लाख में खरीद कर करोड़ों रुपए में मार्केट में बेचा गया। हम खुददार हैं या हम भिखारी हैं? और फिर कहना पड़ता है वो प्रोवर्बियल स्टेटमेंट कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। गरीबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता? और ईयू कंट्रीज ने क्या कहा आपको? और आप आज उनके खिलाफ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुखेड़ना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहिबा, सरबराह ने मुमलिकत की जानिब से तोहफे में मिलने वाली अशिया को आलमी मार्केट में बेच डाला, यानी बेच ही दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, याद आ गया मुझे वो जो मर्सिडीज गाड़ियां अपने साथ ले गए थे, करोड़ों की गाड़ियां 6-6 लाख में ले गए थे यहाँ पर, और करोड़ों की गाड़ियां आखिर तक जिसके ऊपर पूरे केसेस भुगत रहे हैं ये लोग तोशा खाना के अंदर। चाहे आप यूसुफ रजा गिलानी का हार ले लें, चाहे आप जरदारी साहब की जो अभी तक 3-4 गाड़ियां उनके इस्तेमाल में, कोई लेक्सस दी थी कहीं से, शायद मुझे याद आ रहा है कोई कतर से मिली थी, कोई दुबई से मिली थी, कोई गाड़ियां, एक तो मुझे कालीन भी याद आ रहा है जो 40-50 रुपए में नवाज शरीफ साहब घर ले गए थे। 100 से ज्यादा दौरे उन्होंने किए थे और उन 100 से ज्यादा दौरों के अंदर उनको जितने तोहफे मिले थे वो सिर्फ अपने घर लेकर गए थे। और ये जो बात हो रही है, सेनेटर कलसूम परवीन ने जब ये पूछा था सेनेट के अंदर, तो यही PMLN, यही जो हमारे भिखारी वजीर आजम है, इनके बड़े भाई ने ये जवाब दिया था कि ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आलिया हमजा साहिबा वो तो घर ले गए थे, आपने 14 करोड़ मालियत के तहाइफ को 2 करोड़ में खरीद के 18 करोड़ में बेच दिया। आप तो घर नहीं लेके गए, आपने तो बिजनेस बना लिया ना। एक तो वन साइडेड जब हम बात करते हैं, कहाँ 40 करोड़ की गाड़ी 6 लाख में ले जाना, कहाँ पर 50, और वो भी ओमनी ग्रुप जिससे वो इनकारी हैं। जरदारी साहब की पेमेंट उन्होंने की, नवाज शरीफ तो बगैर पेमेंट के चले गए, यूसुफ रजा गिलानी ने उनके लिए रूल्स रिलैक्स किए। लेकिन मैं इससे आगे लाखों की या करोड़ों की, मैं तो जी इससे आगे जा रही हूँ। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ आपके तवज्जुह से ही, कि जब इनके रूल्स थे कि 5% दें और तोहफे अपनी जेब में डालें, यानी हजारों का कालीन हो वो 40 रुपए में ले जाएं, हजारों के बीफ केसेस हो जाए वो चंद 100 में घर ले जाएं। हमने कहा 5% की बजाय 50% पे करो अगर तुमने घर लेकर जाने। अगेन मैं ऑन एयर कह रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भिखारी वजीर आजम, इम्पोर्टेड हुकूमत है ना। देखिए, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट टू यू आलिया हमजा साहिबा। चलिए घर ले जाते वो और बात थी, आप घर नहीं लेके गए, आपने तो उसी मार्केट में बेच दिया जहां से वो तोहफे आए थे। यानी आपको सऊदी क्राउन प्रिंस कोई तोहफा देता है, तोहफे में घड़ी देता है, आप जाके उसको दुबई में फरोख्त करते हैं, उसी के पास चले जाते हैं जिसने उसको बनाया था, और वो फिर उस तक पहुंचा देता है कि हुजूर ये तो आपने मुझसे बनवाई थी। तो कितनी बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि हम उन्हीं के घर में जाके वही अशिया बेच देते हैं। असल में ना हमारे स्टैंडर्ड दो बहुत डिफरेंट है। मुझे अब बात कंप्लीट करने दीजिएगा ताकि आवाम को ये बात समझ में आ जाए। हमें ये तो काबिले कबूल, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आप जरा मुझे कंप्लीट बात करने दीजिएगा। हमें ये तो काबिले कबूल है कि हम हुकूमत में भी ना हो, हमारे ये रूल्स रिलैक्स किए जाएं, और रूल्स रिलैक्स करके करोड़ों की गाड़ियां हमें कोड़ियों के भाव 1% और 5% ऑफ द कॉस्ट पर मिल जाएं जो हम पे ना करें। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक हुकूमत ने रूल्स में चेंजेस की, उसकी परसेंटेज बढ़ाई,
अगेन हम तो कह रहे हैं अब इनके पास है सारा खजाना भी इनके पास है, it's a very simple calculation, आलिया हमजा साहब। आप बार-बार You're not responding to my question, आलिया हमजा साहब। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए एक घड़ी, तो आप बात कंप्लीट करने दूंगी तो मैं हर 2 मिनट के बाद इंटरप्ट करती है। ब्रेसलेट्स, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो 14 करोड़ मालियत, इन्होंने सीक्रेट 2 करोड़ में लिए, 18 करोड़ में बेच दी। इन्होंने सीक्रेट एक्ट के तहत इस चीज को रोका था ना। अब तो इनके पास हुकूमत है, आए सारे 3 सालों का निकालें, 3 सालों का निकालें, हमारा भी निकालें, 5 साल का अपने बड़े भाई जो भगोड़े हैं उनका भी निकालें। अच्छा आलिया साहब, आवाम के सामने बड़ा सादा सा सवाल है आपका, तो चलिए उन लोगों से कंपैरिजन होता ही नहीं है। तोशा खाना स्कैंडल के ऊपर इस रेफरेंस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब अदालतों के चक्कर लगा चुके, नवाज शरीफ साहब अदालतों के चक्कर लगा चुके, इसका मतलब अब आपकी बारी है की तो आपने भी कम नहीं है फिर। देखिए मैं तो वो तो घर ले गए थे, आप तो मार्केट में बेचने के लिए ले जाए। देखिए वही तो बात है, एक चीज को आप घुमाएंगे, मीडिया पे आप हाइप क्रिएट कर लेंगे, आखिर में उसमें से निकलेगा मेरे मुल्क की रुसवाई हो रही है। कह रही हूँ जिन्होंने दिए थे वो क्या कहेंगे, वो तो इस पर मोहर तस्दीक सब हो जाएगी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तारिक साहब, रेहान साहब, रेहान तारिक साहब मेरी बात सुन ले, बड़े हौसले से सुन ले। हम तो कह रहे हैं अदालत में भी लेकर जाएं, हम तो कह रहे हैं 2013 से लेकर 2022 तक सब कुछ क्लियर करें, सब अवाम के सामने लाए। कौन 40 रुपए में यहाँ पर कालीन लेकर गए, कौन यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्सेस, करोड़ों के ज्वेलरी बॉक्सेस। आज तो हमें पता चला है कि तोशा खाना के अंदर से गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ भी गायब है। देखिए अब आप बात वही वाली है ना, आप ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर दिन दिहाड़े डाका कैसे डाला जा रहा था। मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ, गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ भी गायब हो गई तोशा खाना रेफरेंस हो रहा है। मेरे रियासत के दौर में करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला हमने वजीर आजम बना दिया। आज मुल्क का मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रही। कांट बी द चूजर, मैंने बड़ा अच्छी तरह जवाब देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपसे हम जब पूछते थे कि आप इस डेटा को पब्लिक करें, आप ये कहते थे नहीं हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। लेकर जाए, आज आप मान गए कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। हाउ अनजस्टिफाइड इट इज। हम कह रहे हैं आपकी अदालत आपकी मर्जी, आपका डेटा आपकी मर्जी, लाएं, सामने लेकर आए, लाएं किसने चोरी किए, किसने अवाम का पैसा लूटे, कौन घरों को भरता रहा है, कौन इस अवाम को चूना लगा कर गए। ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐसा कोई काम किया है। यहाँ पर परसेंटेज निकालें, जो तोहफे ये लेकर गए उनकी परसेंटेज निकालें। चलिए आप डिनाई कर रही हैं कि ये तोहफे नहीं बेचे गए। 4 गाड़ियां, देखिए प्राइम मिनिस्टर आप डिनाई कर रही हैं कि तोहफे नहीं बेचे। देखिए जी, मैं तो डिनाई इस बात से नहीं करी, मैं तो हकीकत सामने रख रही हूँ। हकीकत इस वक्त ये है कि एक मुल्क का वजीर आज़म 1% के ऊपर तोशा खाना से एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर लेकर आता है। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से, नहीं वो लेकर आ गया, लेकिन वो गए कहाँ पर? वो आपने बेच दिए। अपोजिशन लीडर होते हैं, मैं तो कह रही हूँ ना नहीं वो तोहफे आपने बेच दिए दुबई में। आप मेरी बात सुने, आप वो जिसे कहते हैं ना टी इन द स्टॉर्म कब करते रहे। अवाम बहुत समझदार हो गया, अवाम को ये नजर आ रहा है, अवाम को ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर मुल्क बेचने वालों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। यहाँ पर मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। यहाँ पर मुल्क को भिखारी कहने वालों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। बेचे उन्होंने हैं जिन्होंने 4 गाड़ियां करोड़ों की गाड़ियां 6 लाख में लेकर घर गए हैं, जो वजीर आज़म नहीं थे। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे सकें। आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, माजी में आप लोग जो है वो कहते थे कि विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आपके ऊपर इल्जामात, आज आप उन पर इल्जामात लगा रहे हैं, कल वो लगाया करते थे, तो इल्जामात की सियासती फरोख पाएगी अब आने वाले दिनों में भी? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि तोशा खाना से लेना रूल्स के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं होने चाहिए। मैं तो समझता हूं कि ये रूल्स रेगुलेशन या लॉज जो हैं वो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन हैं उसके मुताबिक वो लीगल बात है। लेकिन लेकर बेच देना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जो एक क्राइम हो सकता है। एक इस ऑफिस के मुताबिक एक प्राइम मिनिस्टर है, वो तोशा खाने से मामूली कीमत पे लेके जो वहाँ पे कानून के मुताबिक होती है
उसकी असेसमेंट कराते हैं लोग, ऐसे ही औने पौने असेसमेंट कराई और फिर वो उसका 10% दे दिया। तो मैं समझता हूँ ये, और उसको बाद बेचना इंतहाई, मैं समझता हूँ ये जो अच्छा, ये वैसे नहीं। राणा साहब अब तो 10% नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इसको 50% कर दिया था कि आप 50% 50 देकर जो भी ये तोहफे परसेंट ले है, सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन असेसमेंट का भी तरीका आई डोंट नो क्या है। आपको जिस तरह अभी पता है कि 50% हो गया है, असेसमेंट ये होने नहीं चाहिए। वहाँ एक उसकी स्टेट की वो मलकियत है, वहाँ पड़े रहे हैं। ठीक है राणा साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ये कहती थी कि हम इसको पब्लिक इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने, जो वजीर आजम हैं, उन्होंने बरमला कह दिया कि मैं कंफर्म करता हूं कि इतने तहाइफ दुबई में 14 करोड़ में बेचे गए, तो इससे अब दोस्त नाराज नहीं होंगे सर? नहीं, ये उनकी जो प्ली थी ना, ये तो वो छुप रहे थे अपने इस एक्शन को, फेल को छुपा रहे थे, इसके कई दोस्त नाराज हो जाएंगे। मैं समझ ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों ने क्यों नाराज, उन्होंने तो तोहफा दे दिया। उन्होंने तो नाराज होना है जब उनका तोहफा लेके आप बेच देंगे। देखिए, अगर कोई बंदा आपको तोहफा देता है तो आप उसका तोहफा किसी और को आगे दे दें या बेच दें, वो मैं समझता हूँ अगर उसको पता चले तो माइंड करता है, वो सख्त गुस्सा करता है कि यार मैंने तोहफा दिया, आपको दिया और आपने आगे किसी और को दे दिया। जब भी कोई हुकूमत आती है वो इसी विशेष साइकिल को जो है फॉलो करती है कि पहले अगर आप पर केसेस बना रही थी, विक्टिमाइज कर रही थी या विच हंटिंग हो रही थी जो आप कहते थे, आज आप भी उसी डगर पर चल निकले। नहीं, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की है, पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो कानून है वो अपना रास्ता खुद लेगा, खुद वो कानून काम करेगा। अगर किसी ने फेल ऐसा किया है तो ये उसके करैक्टर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है, उसका करैक्टर, ये रिफ्लेक्शन है सीधी सीधी उसके करैक्टर की। ठीक है, आप ये समझते थे कि मॉरली ठीक नहीं था राणा साहब? बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट, लीगली भी ठीक नहीं था, मॉरली भी ठीक नहीं था। लोगों को पता चलना चाहिए, जो सादक और अमीन बनते हैं, जो बात करते हैं, लोगों को अपने नहीं, लेकिन लीगली कैसे ठीक नहीं था राणा साहब? देखिए, अगर एक चीज़ है आपने ली तो आपने अपनी ज़ात के लिए ली है, वो ये नहीं आप कह सकते कि मैं आगे बेच दूंगा। ये तो मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक ये इलीगल काम नहीं, आपके मुताबिक है, लेकिन लीगली सर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है या कैबिनेट डिवीजन ने जो लॉज इस पर बनाया है तोशाखाना से मुताल्लिक, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप बेच नहीं सकते। देखिए, मेरी बात सुन लें, आप इसको नहीं कह सकते, आप जरा पढ़ लें सारा, उसमें ये होगा कि आप अपनी जाती इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। राणा साहब, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या फाइलों की छान पटक हो रही है? देखा जा रहा है कि कहां कहां डिस्क्रिपेंसीज थी, बेजाब्तगियां थी, और वो पकड़ पकड़ के आप सामने लेकर आएंगे? ये प्रोसेस चल रहा है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, वो उधर ऑफिस स्टाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी हो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। जिसने भी गड़बड़ की है, यही तो मसला है कि अगर आप इनको इस तरह छोड़ देंगे मुझे कि मैंने कोई मिस यूज अथॉरिटी की है, मैंने करप्शन किया है, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने फेवरेटिज्म की है, मैंने वहाँ पे ऐसी अपॉइंटमेंट्स की हैं दोस्तों की जो जिनको तनख्वाहें 70-70 लाख और 1-1 करोड़ पे रखा हुआ है, और वो किसी काम के नहीं थे, वो क्वालिफाई नहीं करते थे, क्राइटेरिया पे नहीं आते थे, तो क्यों ना पूछा जाए। अच्छा राणा साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। वो कहते हैं कि इसी रोजो शब में उलझ कर ना रह जा तेरा सफीना के बहरे बेकरार के लिए। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बनेंगे, करप्शन हुई है, आप भी अगर इसी में उलझ कर रह जाएंगे तो हम माजी की हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये कहते थे कि सिर्फ ये एहतसाब के ऊपर मैं नारो नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर यही करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपके पास तो डिलीवरर्स का एक बहुत बड़ा बोझ है जो आपको डिलीवर करना है पब्लिक वेलफेयर के लिए? मैं आपको बात बताऊं, एक तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमारा ये नैरेटिव नहीं होगा। अदारे जो भी मुतलका अदारे हैं वो अपना काम खुद करेंगे, ना किसी को इंस्ट्रक्शन होगी, ना किसी में इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो ज़रूर रेफर होगी कि ये यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है टू एक्सचेकर बिलियंस में, या जिस तरह एनर्जी का मसला है, तो वो एक और इशू है। जिस तरह अभी शहबाज साहब ने 1-2 एक्शन भी किए हैं, तो बाकी डिलीवरेंस की बात है। इफ़ यू नो शहबाज साहब, आपको पता है उनके काम का तरीका क्या है। वो रात दिन काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ों में आल दो अच्छे बहुत गंभीर हालात हैं, चाहे माशी हों, चाहे गवर्नेंस के हों, जो भी मामला है आप देखें बहुत बुरा हाल है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं बेहतर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे कि इस
बहुत मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई हवा का एक अच्छा ठंडा झोंका। अभी तो हवा का कोई ठंडा झोंका नहीं आ रहा राना साहब। बिजली की कीमतें 4 रुपए 85 पैसे बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आर लाइकली टू गो अप सर। मेरी बात सुन ले, कौम को थोड़ा जिंदा रहने दें। आप 2 दिन में फिर उनको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। अभी तक तो हवा का झोंका नहीं आया। राना साहब 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बिजली का बढ़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आर लाइकली टू गो अप, वो भी राइज होनी है। क्या नहीं बढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि खान साहब ने तो कहा था कि बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोल की कीमत है वो जो करके गए ना मसूफ, वो बरूदी सुरंगे नहीं, वो कहते हैं बरूदी सुरंगे बिछा गए हैं, माशी बरूदी सुरंगे। खुदा के लिए आप देखें उसने किया क्या है। वो तो तबाही कर दिया। अब पेट्रोल तो बढ़ेगा तो ये क्या करें हम बताएं ना। उन्होंने जो काम किया, हम बस आप श्रीलंका बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ेगी, पेट्रोल बम फटने को तैयार है। अब इसकी जद में कौन कौन आएगा, ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ताहाल काबीना की तश्कील नहीं कर सके, लेकिन एक और इम्तहान शहबाज शरीफ के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हुकूमत का पहला इम्तहान यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, आवाम के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। इस बात का फैसला आज होने का इम्कान है। शहबाज शरीफ माजी में पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी के तहत करने के हामी रहे हैं। माजी में उनकी स्टेटेड पोजीशन क्या रही है, वो आपके साथ रखता है। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है कि पेट्रोल की, व्हीट की और चीनी की प्राइस किस तरह नीचे लाएंगे? बस ये कुछ बताएं नाज़रीन। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पेट्रोल जो है जी, वो प्राइसेस आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल मार्केट। दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेज। हम तो नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने हुकूमत के लिए पीटीआई दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत में दी गई सब्सिडी दर्द सर बन चुकी है। रेगुलेटर ने जो कीमतों में इजाफे के लिए हुकूमत को 2 ऑप्शंस पेश किए हैं। दोनों ही सूरतों में हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा करना पड़ सकता है। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के चंद रोज बाद ही ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 120 रुपए फी लीटर यानी 83% से जायद तक गैर मामूली इजाफे की तजवीज़ की है। चुनाचे अब वजीर आज़म शहबाज शरीफ को फैसला करना होगा कि इमरान खान की जानिब से 28 फरवरी को दी गई सब्सिडी को 30 जून तक जारी रखते हैं या कीमतों में इजाफा करते हैं। मुल्की खजाना खाली होने के बायस सब्सिडी जारी रखना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई दे रहा है, मगर चेयरमैन साहब ने 4 माह के लिए सब्सिडी आखिर दी ही क्यों थी? सवाल तो ये भी है। बड़ा मसला लोगों को होता है बिजली और पेट्रोल और डीजल, इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इकदाम से कौमी खजाने पर 373 अरब रुपए का बोझ पड़ा, जबकि आवाम को रिलीफ देने से IMF प्रोग्राम भी खतरे से दो चार हो गया है। माली खजाना नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुका है। अब मौजूदा हुकूमत के पास रिलीफ पैकेज वापस लेने, अखराजात लेने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता है फरवरी में पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपए गिरा दी और साथ में ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, जाहिर है वो आपने देखा भी है, रेंज कहां तक चली गई थी, 125 से 130 तक चली गई थी। खान साहब फरवरी में बैठ के कह रहे हैं कि जी 4 महीने मैं नहीं बढ़ाऊंगा। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा। एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त शहबाज हुकूमत के लिए 2 धारी तलवार है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 120 रुपये यानी 83% इजाफे की तजवीज़ की है। अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो सियासी नुकसान होगा, अगर कीमतें कम रखी जाती हैं तो माशी नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन लेगी इस वक्त हुकूमत, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस वक्त जो मसला है वो ये है कि बाहर की जो तेल की कीमत है वो नुमाया तौर पर बढ़ गई, ख़ास तौर पे रशिया यूक्रेन के जंग के बाद। जब रवा साल का बजट बनाया गया था, उस वक्त तकरीबन $60 फी बैरल कीमत थी। आज वो 105 से भी ज़्यादा हो चुकी है।
नतीजा ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी के बारे में ख्याल था कि 610 अरब तक हम उठा लेंगे इस साल, वो बिल्कुल गैर मुमकिन सा हो चुका था। जो चीज़ मैं समझता हूं कि नामुनासिब थी कि पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 10 रुपए कम की जबकि कीमतें बढ़ रही थी, ये नामुनासिब था। मेरा अंदाज़ा ये है कि फ़ौरन से फ़ौरन ये गैर मुमकिन है कि इतना ज़्यादा इजाफा ओगरा के रिकमेंडेशन पर किया जा सकता है, इसलिए कि इससे अफरात ज़र में नुमाया तौर पर इजाफा होगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि वो जो 10 रुपए कम किए गए थे, उस कम से कम इतना तो करें कि जो कीमतें पहले थीं रिलीफ पैकेज से पहले, उस पे ले आए और फिर बजट माशाल्लाह एक भारी किस्म का आएगा। और मेरी गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द बजट मई के महीने में ही ले आए, जल्द से जल्द, और उसमें एक रिफॉर्म्स का पैकेज लाएं ताकि जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है हमारा पेट्रोलियम से, वो हम दूसरे तरीकों से, खास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म्स वगैरह से हासिल कर लें। डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये कमी की थी, बल्कि ये कहा था कि बजट तक ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी, और बताया जा रहा था कि हमने वो फिस्कल स्पेस क्रिएट कर ली है जिसकी वजह से अब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं या सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। तो फिर क्या ये समझा जाए कि वो सब्सिडीज़ जो थी, जो तकरीबन 373 बिलियन की मजमूई तौर पर थी, वो फिर लैंड माइन्स थी, जैसे अब नौमुंतखब हुकूमत कह रही है कि माजी की हुकूमत लैंड माइन्स बिछा गई? जी हाँ, मुश्किलात तो ज़्यादा बढ़ा दिए, और सबसे बड़ी वजह जो IMF के साथ जो आपके साथ में रिव्यू के डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चल रहे थे, वो इस रिलीफ पैकेज से ज़्यादा मुतासिर हुए। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे पिछले थे, उन्होंने एक एमनेस्टी भी दे दी इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्री में, और जबकि वाज़े तौर पर लिखा हुआ था छठे रिव्यू के बाद कि पाकिस्तान अब कोई एमनेस्टीज नहीं देगा। इसके नतीजे में ना सिर्फ IMF के साथ मुश्किलात आ गए थे और हैं, मगर FATF में भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये नामुनासिब था इस तरह का रिलीफ पैकेज देना, और अलबत्ता कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी नई हुकूमत को कि ये जो नुकसान एक तरह से हुआ है 350 अरब का, उससे अगले बजट में पूरा करने की कोशिश करें। जल्द से जल्द बजट ले आए मई के पहले या दूसरे हफ्ते में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज दोनों तरफ, टैक्स रिफॉर्म्स और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट बेहतर करके ये गैप को पूरा करने की कोशिश करें। IMF के साथ बातचीत का आगाज कर दें और कहें कि आप दोनों रिव्यू एक साथ कर लें, 7वां और 8वां रिव्यू, और हम बजट में वही चीजें लाएंगे जो आपके साथ एग्रीमेंट होगा, और इसके नतीजे में इंशाल्लाह पाकिस्तान को $2 अरब मिल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बजट के लिए कितनी स्पेस होगी हुकूमत के पास? 5.8 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट है। अगर उसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत दे भी देती है, वो 800 बिलियन की 6.4 ट्रिलियन हो जाएगा। इतना डेफिसिट मौजूद है, तो आप ये कह रहे हैं कि मई के महीने में जल्द अज जल्द बजट लाना चाहिए, जून का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तो कितनी स्पेस अवेलेबल होगी कि कॉमनर को रिलीफ मिल सके? मेरा अंदाजा ये है, अगरचे मुझे जो लेटेस्ट आदाद शुमार हैं बजट के हम सबको तो नहीं बताया गया है, मगर मेरा अंदाजा ये है कि ये जो फिगर मेंशन किया जा रहा है, ये कुछ जरा बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। हमारा अंदाजा ये है कि 2-3 चीजों की वजह से बजट का खसारा बढ़ा है। एक तो पेट्रोलियम लेवी में 610 अरब की टारगेट था, इस रवा साल होगा 120 मुश्किल से, तो उसमें तकरीबन 500 अरब की कमी आई है। दूसरी तरफ आपके सूद का रेट जो 7% था बजट के वक्त, अब वो 12 से 25% हो गया है, 12.25%। तो उसके नतीजे में कर्जों के सूद की पेमेंट 400 से 500 अरब बढ़ जाएगी। मगर उसके बरक्स ये हो रहा है कि आपने अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 300 अरब से कम किया है। तो हो सकता है कि खींच खांच के आपका बजट का खसारा जो है वो 4,500 अरब तक पहुंच सकता है। 5,400 अरब कुछ बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट अपनी जगह पर है,
ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व्स ही 5% तकरीबन डिक्लाइन हुए हैं। तो इस मामले को कैसे टेकअप किया जाएगा? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट्स कुछ बड़ी होंगी लेकिन वो मीगर है कंपैरेटिवली इंपोर्ट्स के। जी देखिए, आपको 2-3 चीजें फौरन करना है टॉप प्रायोरिटी बेसिस। और माशाल्लाह हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत मेहनती हैं और तेजी से काम करना पसंद करते हैं। आपने अभी भी देख लिया 2-3 दिन में किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले IMF से बातचीत फिर से शुरू करें और एग्रीमेंट करें कि 7वां और 8वां रेवेन्यू साथ हो। हम बजट में के आगाज में ले आएंगे जल्द से जल्द और उसमें बेशुमार हम रिफॉर्म्स लाएंगे, टैक्स रिफॉर्म्स, ताकि जो खसारा है जो अभी हुआ है उसको हम कम कर लेंगे। $2 अरब आप उससे हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनको हमें जून के बाद कुछ पैसे वापस करने हैं, उनसे बातचीत करके रोल ओवर हासिल करें। तीसरी चीज ये है कि जो आपका जो दरामदात का लेवल है जो इस साल 50% बढ़ा है कीमतों की वजह से, खास तौर पे आपने बहुत से इक़दामात लिए, रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाई, आपने इंपोर्ट मार्जिन वगैरह लगाए, मगर कोई खास उनसे फर्क नहीं पड़ा। अब इस बजट में, आने वाले बजट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो बेसिक आपके इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाएं, इस अलावा खाने पीने की अशिया, दवाइयों और एजुकेशन की चीजें। ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज इसका कवरेज, कंप्लीट कवरेज होगा और इससे नुमाया तौर पर इंपोर्ट्स में कमी आ सकती है। इस तरह के सख्त तेज इक़दामात हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो नई हुकूमत आई है इंशाल्लाह जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पंजाब असम्बली का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है कल। PTI को मेंबरान का कितना एहसास है, कोर्ट के अंदर भी अहम हियरिंग हुई है आज, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ भी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमजा शहबाज या परवेज लाई, मुल्क के बड़े सूबे यानी पंजाब की पग किसके सर सजेगी? तख्ते लाहौर पर हमजा शहबाज बराजमान होंगे या परवेज लाई वज़ीर आला के मकीन बनेंगे, वज़ारत आला का मसलत संभालेंगे? पंजाब के नए कायदे ऐवान का इंतखाब हफ्ते को यानी कल होने जा रहा है। इसी हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं और डेप्यूटी स्पीकर समेत किसी रुकने असम्बली को नहीं रोका जाएगा। पुलिस और स्पेशल कमांडोज तैनात होंगे, जबकि ज़रूरत पड़ने पर रेंजर्स भी तलब की गई है। आज ही लाहौर हाईकोर्ट से ऑपोजिशन इत्तेहाद को बड़ी खबर मिली है। वज़ारत आला के इंतखाब के मामले पर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन केस की समाअत कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ारत आला पंजाब के लिए कल वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया है। IG पंजाब को असम्बली अरकान को सिक्योरिटी फराहम भी की गई है। अदालत आलिया के जारी किए गए तफसीली फैसले में कहा गया है कि स्पीकर मावराए आइन इकदाम करेगा तो आइनी दायरे इख्तियार में अदालत उस पर नजरसानी कर सकती है। आइन स्पीकर की किसी ऐसी रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके दी गई हो। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर के हालिया इख्तियारात से तजावुज़ करने के इक़दाम को कलअदम किया है। परवेज़ इलाही के वज़ारत आला के उम्मीदवार होने से वो स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जारी किए गए तफसीली फैसले में कहा गया है कि 6 अप्रैल तक इजलास मुलतवी करना, फिर मकसद हासिल किए बगैर इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी करना आइनी खिलाफ वर्जी था। वज़ारत आला के इंतखाब तक डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ज़ेर इल्तवा रहेगी। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा है कि स्पीकर की वज़ारत आला के उम्मीदवार की सूरत में डेप्यूटी स्पीकर को तफवीज़ करदा इख्तियारात में कमी नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा है कि अरकान असम्बली की मुबैना तोड़ फोड़ मामूली नौयत की थी। चंद कुर्सी और मेज़ टूटी जो 3 से 4 रोज़ में मरम्मत हो सकती थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सेक्रेटरी असम्बली ने 3 अप्रैल से लेकर दरखास्त दायर होने तक मरम्मत नहीं करवाई। तो अब डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी इस इजलास को कॉन्डक्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि खुशउस्लूबी इजलास हो जाएगा और उसमें वज़ारत आला का फैसला भी हो जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक अहम शख्सियत का तज़किरा करेंगे। ईदी साहब की बेवा मरहुमा का तज़किरा करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बात कर रहे थे और अभी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। ये कॉमनर के लिए, सादा पाकिस्तानियों के लिए यकीनन अच्छी खबर है। लेकिन एक बुरी खबर जो आज मिली, अफसोसनाक खबर, वो ये है कि बिल्किस ईदी, पाकिस्तान की मदर टेरेसा, अब हमें नहीं रही। उन्हें 5 दिन पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। आज 74 बरस की उम्र में वो इंतकाल फरमा गई हैं, दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। नाख्वानदा बिल्किस ईदी पाकिस्तान में खिदमत का इस्तारा थी, जिन्होंने 300 के करीब नौज़ायदा बच्चियों को पाला और उनकी शादियाँ भी की। ऐसी ख़वातीन बच्चों की कफ़ालत करना जो किसी न किसी मसले की वजूहात के बायस अपना बसा बसाया घर छोड़कर ईदी होम का रुख करते हैं, तो यूँ समझा जाए कि आज हज़ारों यतीम बच्चों को उदास कर गई हैं बिल्किस ईदी, हमें नहीं रही हैं। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अपने इख्तिताम को पहुँचे। अल्लाह ताला बिल्किस ईदी साहिबा के दर्जात को बुलंद करे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते।